हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारा वीडियो क्लास 9 का केमिस्ट्री का होगा। इसमें हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स शुरू किया था। हमने उसके 2 वीडियो ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, तो जिन्होंने भी पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है उन दोनों को जरूर देखें, उसके बाद इस चीज़ को देखें। पहले 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हमने सिर्फ क्या क्या इन चैप्टर्स में पढ़ना है, हमें किन किन चीज़ों को डिस्कस करना है, वो सारी चीज़ें हमने बताई थी। और सेकेंड जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने कहा था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया था। इसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों को एक्सप्लेन भी किया था। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। मैंने कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू द मास दैट आर फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट, मतलब आफ्टर रिएक्शन या आफ्टर रिएक्टिंग सब्सटेंस रिएक्ट, मतलब जब रिएक्टिंग सब्सटेंस रिएक्ट करने के बाद जो सब्सटेंस बना है उसका जो मास होगा, जो पहले वाले का मास होगा, दोनों का मास सेम होना चाहिए। और यही चीज कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवोजियर ने। दूसरा था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने कहा था कि किसी भी एलिमेंट से कंबाइन करके कोई कंपाउंड अगर फॉर्म करता है तो उस कंपाउंड फॉर्मेशन का जो आपका एलिमेंट का रेशियो होगा वो ऑलवेज बी अ फिक्स्ड रेशियो में होगा, तभी वो बनेगा। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था H2O का, कि अगर हमारे पास H2 है तो यहाँ पे बाई मास 1:8 का क्या होगा, रेशियो होगा, ऑलवेज 1:8 का होगा। अगर आप इसे 2 H2O करते हो, 3 H2O करते हो, 4 H2O, जो भी जितना भी करो, अगर सिंपलेस्ट H2O लेंगे तो वो ऑलवेज 1:8। ओके, आई बात समझ में। तो अब जो हमारा ये है वो है कि उसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास 3 ग्राम कार्बन है जो बर्न होता है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो 11 ग्राम CO2 फॉर्म होता है। चलिए इसको, इस क्वेश्चन को हम एक बार लिखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है और ये अगर कंबाइन कर रहा है तो हमें मिल रहा है CO2। ओके, अब कह रहा है कि जो ये कार्बन है वो है हमारा 3 ग्राम, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो है हमारा 8 ग्राम। तो हमारा जो CO2 फॉर्म हुआ है दिस फॉर्म इज 11 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब हमारा 3 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम अगर ऑक्सीजन है, तो ये 11 ग्राम हमारा फॉर्म हुआ है। अब कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 15 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि अगर 3 ग्राम ही अगर आपने लिया है और ऑक्सीजन को आप अगर 50 ग्राम आपने ले लिया है तो CO2 हमारा कितना फॉर्म करेगा। अब आप सोचोगे कि सर ने मुझे बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें कहा था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम 3 + 50 करके यहाँ पे हम 53 कर देंगे। अब कहोगे यहाँ से 53 आंसर होगा, पर दिस इज रॉन्ग। ये क्या है, गलत है। कैसे, देखिए आप क्या बना रहे हो, आप बना रहे हो CO2। तो CO2 बनते समय इसका जो एलिमेंट का कंपोजिशन होगा, मतलब एलिमेंट का जो मास का रेशियो होगा, वो ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। तो पहले वाले में आपने क्या किया, 3:8 लिया था, मतलब कार्बन 3 और ये 8। तो अगले वाले में अगर आपने 3 ही लिया है तो आपका जो ऑक्सीजन होगा वो कितना होगा, 8 ही होगा। तो यहाँ पे भी आपका जो ऑक्सीजन आप लगेगा वो 1 ग्राम लगेगा और ये 11 ग्राम ही फॉर्म होगा, और बाकी 42 ग्राम ऑक्सीजन इज अनरिएक्टेड, मतलब वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो ऐसे ही आपके रिएक्शन मिक्सर में प्रेजेंट रहेगा। आई बात समझ में। इसके बाद एक और चीज था कि ये किस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ रिपीट प्रोपोर्शन। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये नहीं तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्राम था, 50 ग्राम था, तो 50 ग्राम हो जाएगा। आई बात समझ में, तो इसका ध्यान रखोगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, एनसीईआरटी का ही है, उसमें आपको कहा, मतलब आप लोग को मैंने मास परसेंटेज निकालना सिखाया था और कहा था कि हम कैसे मास परसेंटेज निकालते हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग करते हैं
और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको आंसर करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका 0.24 ग्राम कंपाउंड ऑफ बोरोन और ऑक्सीजन, मतलब कोई एक कंपाउंड है जो कि बोरोन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, इसमें कि कंपाउंड का जो आपका मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.24 ग्राम। ओके, अब कह रहा है कि इस 0.24 ग्राम में जो आपका बोरोन है वो है 0.096 ग्राम और जो आपका ऑक्सीजन है वो है 0.144 ग्राम। ओके, अब आपसे ये कह रहा है कि आप इसका परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास निकालिए। तो आपको याद होगा जब मैंने परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन में मैंने बताया था कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चंस कराया भी था और ये चीज आपको पता होगा कि कैसे हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। यहाँ पे आपको वही चीज ध्यान रखना है कि मास ऑफ बोरोन डिवाइडेड बाय मास ऑफ बोरोन ऑक्सीजन इनटू 100। ओके, तो देखिए अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका मास ऑफ बोरोन कितना है 0.096 डिवाइडेड बाय और आपका वो है 0.24 इंटू 100। ओके, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 0.04। ओके, अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका दो डेसिमल यहाँ पे नीचे भी था ना, तो जो डेसिमल मैं ऊपर में यहाँ पे दो कर देता हूँ, यहाँ पे मैं से 3 कर देता हूँ। ओके, अब आप इसे कैंसिल कर लो, है ना, तो 240 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 40। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 40% बाय मास बोरोन इज प्रेजेंट इन बीओ कंपाउंड। ओके, तो ये इसी तरीके से अगर आप चाहो डायरेक्टली कह सकते हो कि 100 माइनस 40 दैट इज 60 एंड 60 इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट बाय मास इन बोरोन ऑक्सीजन कंपाउंड। लेकिन आप निकाल के भी देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं, बोरोन के जगह पे ऑक्सीजन लिखेंगे और यहाँ पे तो वो रहेगा, तो करेक्ट लेते हैं 0.144 डिवाइडेड बाय 0.24 इंटू 100। ओके, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखना कट करके इसका आंसर 60% आता है। तो अगर 60% आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि बाय मास जो हमारा आपका ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना है, दिस इज 60%। ओके, तो ये था आपका परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, अब हम आज हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि सबसे पहला साइंटिस्ट जिन्होंने एटम्स के बारे में अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे और जिसके आधार पे फर्दर एटम को हम लोग आगे अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। ओके, तो हम 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा है, उन क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन ये दोनों लिखा हुआ है ना, इसमें आपको पूरा स्टेटमेंट देकर के लिखा हुआ है, उतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है। क्वेश्चन ये था कि व्हेन कॉपर सल्फेट react with sodium hydroxide to form copper blue color compound copper hydroxide and sodium sulfate is formed. In this experiment 15.95 gram of copper sulfate is taken along with the 8 gram of sodium hydroxide. Okay, then 9.75 gram of copper hydroxide along with sodium sulfate 14.2 gram is formed. Which law of chemical combination is fulfilled by this experiment? ये आपका पूरा स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, मैंने सिर्फ समराइज करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे 15.95 ग्राम एंड 8 ग्राम अगर ये है, उसी तरीके से 9.75 और 14.2 है, तो इस दोनों को हम क्या करते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, आपको पहले लिखना पड़ेगा गिवन मास ऑफ कॉपर सल्फेट इज दिस, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज दिस,
मास ऑफ कॉपर सल्फेट इज दिस एंड मास ऑफ सोडियम सल्फेट इज दिस। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। देन मास ऑफ रिएक्टेंट या मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 15.95 ग्राम प्लस 8 ग्राम। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.95 और 8 5 13 और 1 1 2 इतना ग्राम हो गया। उसके बाद मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट करेंगे तो 9.75 प्लस 14.2। ओके, तो इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23.95 ग्राम। तो आप देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम कहेंगे कि ये किस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फुलफिल कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर रहा है। ओके, तो ये आपका हमारा आंसर सॉल्व हो गया। अब आप कहोगे कि सर पिछले वाले क्वेश्चंस में आपने इसी टाइप का क्वेश्चंस था पर वहां पे आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा था और यहाँ पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहे हैं। आप ध्यान से देखो, मैंने जहां पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा था वहां पे हमने कंपाउंड के फॉर्मेशन, मतलब जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, जिस इंडिविजुअल एलिमेंट से वो फॉर्म किया है उसका रेशियो दिया हुआ है, और उस एलिमेंट का हमने जो कंबाइन करके बनाया है तो उसका रेशियो हमने देखा और उस रेशियो को कांस्टेंट कहते हैं, इसीलिए वो लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन को फुलफिल करता है। यहाँ पे हमें कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और उसका मास दिया हुआ है, इसलिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निकाला है। ओके, अब चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि KClO3, KCl मतलब ये क्वेश्चन ये है कि व्हेन पोटेशियम क्लोरेट, ओके, ये सब कंपाउंड फॉर्मेशन करना मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, इसी चैप्टर में सिखाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल भी कराएंगे, पर अभी हम लोग ये देखते हैं। तो कह रहा है पोटेशियम क्लोरेट इज डिकम्पोज टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। इन दिस एक्सपेरिमेंट इतना ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज टेकन and 14.9 gram of potassium chloride is formed. What is the mass of oxygen which is formed during the decomposition of potassium chlorate? Okay, then or state the which law of chemical combination this reactions fulfill. तो ये हमारा क्वेश्चंस का पूरा स्टेटमेंट था, मैंने इस क्वेश्चन को छोटा करके इतना छोटा कर दिया। ओके, फिर से मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन ये था कि when potassium chlorate is decomposed to form potassium chloride and oxygen. In this experiment, इतना ग्राम of potassium chloride is taken which form 14.9 gram potassium chloride. What is the mass of oxygen required for this reaction and this law of chemical combination is fulfilled? तो यहाँ पे देखिए, हमें पोटेशियम क्लोराइड का इतना मास हमने लिया है, इतना क्लोराइड फॉर्म किया, इसका मतलब इसमें से कुछ ना कुछ मास तो कमी है ना अभी, तो वही मास किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे मैं रब करता हूं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब 24.5 ग्राम इज इक्वल्स टू 14.9 ग्राम प्लस एक्स, मैंने एक्स मान लिया मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24.5 माइनस 14.9 ग्राम, इसको माइनस कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा दिस इज द आंसर ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। और ये किस लॉ को फुलफिल कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, अब जो बाकी के दो क्वेश्चन है, these two questions are related to the law of constant proportion। कैसे, देखिए, कह रहा है कि आपके पास जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रेशियो है मास का, वो है आपका 3:2। तो कह रहा है कि अगर हम 24 ग्राम मैग्नीशियम लेंगे तो ऑक्सीजन हमारा कितना होगा। यहाँ पे आपको फिर आप कहोगे कि सर 24 लिया है तो इसको 3 2 5, तो इसको अभी हम इस तरीके से ऐड करके लिख देंगे, नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्यों, क्योंकि हमें जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उस कंपाउंड में रेशियो जो एलिमेंट का होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ पे 3 मतलब ये 3 से 24 हो गया 8 टाइम्स, तो ये भी 2 से 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 टाइम्स क्या हो जाएगा 16, तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 16 ग्राम। ओके, आई बात समझ में, इस तरीके से इसे करेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले इस तरह के क्वेश्चन को कराया था, आप इसे खुद से कीजिएगा। कुछ नहीं, बता दे रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्सीजन जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है,
तो यहाँ पे अगर हम 5 ग्राम अगर कैल्शियम लेते हैं और 2 ग्राम अगर हमारा ऑक्सीजन है तो 7 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो फिर अगर हम 5 ग्राम अगर हम कैल्शियम फिर से ले रहे हैं और 20 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा। तो देखिए आप कितना भी लो ऑक्सीजन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने 5 ग्राम ही कैल्शियम लिया है, तो इस मास का रेशियो क्या होगा, फिक्स्ड है। तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 2 ग्राम ही होगा और कैल्शियम ऑक्साइड 7 ग्राम ही होगा। तो बच कितना जाएगा, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम ऑक्सीजन इज अनरिएक्टेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन द रिएक्शन। ओके, ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो 2 टॉपिक में पढ़ाऊंगा। उसमें एक टॉपिक होगा आपका क्या कहते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और दूसरा होगा सिंबल ऑफ एलिमेंट मतलब एटम्स। एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने एटम्स सुना था, अब हम लोग देखेंगे कि एटम्स होता क्या है, किसे कहते हैं एटम्स, एटम्स का सिंबल कैसा होता है, कैसे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ये सारी चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। किसी भी तरीके की कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट्स होते हैं आप जरूर पूछिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।